हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही आईएमपी सही विकल्प। एक ही वीडियो में सारे के सारे सही विकल्प आपको मिलने वाले हैं। यहाँ से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो पहले सही विकल्प की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या पूछी जा रही है आयरन की। तो देखो, ऑक्सीकरण संख्या निकालना मैंने बताया था। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की, तो देखो जो के दिखा है यहाँ पर K4। ठीक है, तो जो K4 है आपका, इस पे देख सकते हैं आप K4 FeCN6 में आयरन की ऑक्सीजन संख्या। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो के की होती है +1, कितनी होती है +1 इंटू यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस आयरन की निकालनी, तो आयरन को x मानना पड़ेगा। और साइनाइड जो होता है CN, इसकी -1 होती है इंटू 6, और इस पर बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ से जब आप निकाल के देखोगे, इसको सॉल्यूशन करोगे तो प्लस के 4 आएंगे और माइनस के 6। तो +4 और -6, तो माइनस के 2 बचेंगे, जो कि बराबर के उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे। प्लस के कितने जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आने वाली है वो क्या आएगी, +2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका कि इसमें आपको क्या बताना है, KMnO4। ठीक है, ये अपन पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या बतानी है। ठीक है, अगले में आपको Mn की ऑक्सीजन संख्या बतानी है। तो यहाँ क्या बताएंगे आप Mn की, तो आप निकाल के देख सकते हैं क्या आएगा। आपका आंसर मिला लें फटाफट। तो इसमें जो आंसर आने वाला है +7, क्या आएगा आपका, +7 आएगा। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे क्या आंसर है इसका, +7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, क्लोरीन की +1 ऑक्सीजन अवस्था किस में रहेगी, तो बताइए आप कौन सी रहेगी। आपका विकल्प बता सकते हैं। चौथे में क्या आएगा, तो इसका जो आएगा Cl2O। ठीक है, Cl2O में आप +1 ऑक्सीजन अवस्था निकलेगी। ठीक है, आपको निकालना पता होगा। यदि पता नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसकी ऑक्सीजन संख्या का एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ClO3- आयन में Cl की ऑक्सीजन संख्या बताना है। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीजन संख्या बताना रहता है उसको आप x मान ले। बाकी जैसे ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ठीक है, तो -2 चार्ज होता है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो पांचवे की आप बताएं क्या आएगा, तो यहाँ पर +5 आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ओजोन से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ओजोन से कौन ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो 6 का आंसर बता सकते हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका 6 में, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है KMnO4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं आप। तो इसमें जो आने वाला है HOCl में Cl की ऑक्सीजन संख्या बताना है 7 में। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, जल्दी से आप आपका आंसर मिला सकते हैं, निकाल के आप देखें क्या आता है आपका आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर है +1। कितना आएगा, +1, क्योंकि H +1 होगा, ऑक्सीजन -2, Cl का x मानेंगे तो +2 और -1 हो जाएगा, प्लस का 1 और इक्वल के उधर लेकर हम +1 आ जाएगा। ओके, अगला है आपका CCl4 में C यानी कार्बन की ऑक्सीजन संख्या बताना है। तो कार्बन की बताना है, तो क्या आएगा, आप आपका आंसर बताए जल्दी से। इसका आएगा आपका +4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला आपका SO4 -2 में एस की आपको ऑक्सीजन संख्या बताना है। तो इसकी बताइए आप, 9वें में क्या आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा +6। निकालना आपको याद होगा, यदि आपको नहीं याद हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, या इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, या प्रोटॉन ग्राही होते हैं, या न्यूट्रॉन ग्राही होते हैं, यह आपको बताना है। आपके पास जल्दी से बताया इसको क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले ऑक्सीकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण होता है विद्युत अपघटन में। तो आपका आंसर बताइए, एनोड पर होता है, कैथोड पर होता है, दोनों इलेक्ट्रोड पर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका एनोड पर होता है। किस पर होता है, एनोड पर होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपकी जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत आईएमपी होने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सर्वाधिक स्थायी है, कौन सर्वाधिक स्थायी है। ठीक है, इसमें कुछ आंसर भी लगे हुए हैं। तो इसमें आंसर लगा हुआ है कौन सर्वाधिक स्थायी, तो यहाँ पर यही सर्वाधिक स्थायी है। क्यों सर्वाधिक स्थायी, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है।
यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन रहेगा प्लस वाले में, तो वो सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है। अगला है किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। क्या है? CH2। यदि इसका अनुभार 42 हो तो इसका अनुसूत्र क्या होगा? तो इसको जब आप निकाल के देखेंगे तो अनुसूत्र के हिसाब से इसका अनुभार दे रखा आपको 42, तो 42 अनुभार है, तो इसका राइट आंसर C3H6 है, क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन और इसका अनुभार कार्बन का कितना होता है? 12। 12 इंटू यदि 3 आप करोगे तो 36 प्लस हाइड्रोजन का होता है 6, एक होता है और 6, 36 6 42, तो इसका राइट आंसर आपका C3H6 आने वाला है। एनिलीन को साधारणतः शुद्ध किया जाता है, तो एनिलीन को शुद्ध करने का तरीका क्या होता है? तो इसमें एनिलीन को शुद्ध करना भाप आसवन के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें आपको देखना है, इसमें एक इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जा रहा है। तो देखो, इसका आईयूपीएसी नाम हम कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं, तो कार्बन की श्रृंखला तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसमें Br भी जुड़ा हुआ है, तो Br कहाँ जुड़ा हुआ है? तो 1 2 3 नंबर पर, तो 3 ब्रोमो हो जाएगा। और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या आएगा आपका? एन वर्ड लगता है, तो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन हो जाएगा, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेन, ये राइट आंसर आपका होगा। किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, क्या बेंजोइक अम्ल है? तो जी हाँ, बेंजोइक अम्ल ही ऐसा अम्ल है जिसका ऊर्ध्वपातन, उसके बाद कपूर भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, याद रखना कि बेंजोइक अम्ल भी होता है, कपूर भी होता है, जिसका ऊर्ध्वपातन से हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है, वहां पदार्थ कौन होगा? तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा C2H6, C2H6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, इसमें आपको दे रखा है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब RCOR आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, नाम तो इसका एसीटोन होता है, लेकिन नाम यहाँ पर नाम नहीं पूछा जा रहा है, इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है। तो आपको पता होता है जब CO होता है तो उसके लिए ओन वर्ड लगता है, क्या लगता है इसके लिए? ओन। ठीक है, ओन लगता है, नॉन ओन लगता है, और साथ में क्या लगता है? कार्बन कितने यहाँ पर? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एन हो जाएगा, और ओन किसके लगेगा यहाँ पर? CO के लिए, तो प्रोपे नॉन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपे नॉन हो जाएगा, राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, एल्किन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है। तो बच्चों, एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। आपको ये पता होना चाहिए, एल्किन का तो CnH2n होता है, साथ में ही एल्केन का भी आपको याद होना चाहिए। एल्केन का कौन सा होता है? तो एल्केन का इसमें दे नहीं रखा है, एल्केन का होता है CnH2n+1। यदि ऐसा जाए CnH2n+1 तो इसको एल्केन का सूत्र माना जाता है। और एल्काइन का क्या होगा? एल्काइन का होगा यहाँ पर CnH2n+2, और यहाँ पर एल्काइन का CnH2n-2 होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये वाला आपका एल्केन का अलग होता है, एल्किन का अलग होता है, एल्काइन का अलग होता है, और एल्किल का अलग होता है। एल्किल का याद रखना। तो मैं एक बार आपको श्योरिटी करता हूँ, सिंपल सा तरीके से एक बार बता देता हूँ इसको, ताकि आप हमेशा याद रहें। इसको क्लीन कर देते थोड़ा सा। देखो, पहले यहाँ पर पूछा रहा है एल्किन का, तो मैं आपको एल्किन का बताता हूँ। एल्किन का कौन सा होता है? तो एल्किन का तो आपका राइट आंसर ये वाला होगा। ओके, अब यदि यहाँ पर एल्केन पूछे तो एल्केन में आपको ये आ वाला लगाना है, एल्केन। क्या? एल्केन। एल्काइन पूछे तो ये करना है। ओके, एल्किन हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया। एल्किल, किल वाला अलग रहता है। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको बता दिए, जो कभी पूछ ले एग्जाम में तो आप कर सकते हैं। संरूपण पाया जाता है, तो संरूपण किस में पाया जाता है? तो एथेन में संरूपण पाया जाता है। संरूपण पाया जाता है एल्केन में, एथेन में। इसके बाद निम्न में से कौन सा यौगिक वुड्स अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? तो हमने पढ़ा था, जो वुड्स अभिक्रिया होती है उसमें हम हमेशा क्या बनाते हैं? उसमें हम एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन। और याद रखना, वुड्स अभिक्रिया में हमेशा 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, या 3 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, लेकिन 1 कार्बन वाला एल्केन कभी भी नहीं बन सकता। इसका नाम होता है मेथेन, तो मेथेन नहीं बना सकते हम। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, मार्स गैस। मार्स गैस में क्या होता है? तो मार्स गैस में आपका मेथेन होता है। क्या होता है? मार्स गैस में मेथेन होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मेथेन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेथेन होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर पूछा रहा है, कौन सा प्रतिकारक एथिलीन एवं एसिटिलीन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा अभिकारक होता है? ऐसा प्रतिकारक कौन सा होता है? तो अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड, ये आपका राइट आंसर होने वाला है।
बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बहुलक नहीं है तो याद रखना पीवीसी भी बहुलक होता है, डीएनए भी बहुलक होता है, लेकिन डीडीटी ये बहुलक नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जल का मोलर द्रव्यमान। जल का मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, बताएं जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने किया होगा। तो जल का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 18 होता है। मोलर द्रव्यमान कैसे निकला जाता है, पहले आपको H2O लिखना है, जल, जल का सूत्र लिख दिया हमने। इनके अनुभार आपको लिखना है, जैसे कि हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का अनुभार 18 होता है तो 16 होता है, 16 और 2 कितने हो जाएगा, 18। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मोल का आंकिक मान। तो मोल का आंकिक मान कितना होता है ये आप रट लें, चाहे कुछ भी जाए। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलने वाला है आपको। 6.023 इंटू 10⁻23 ये मोल का आंकिक मान होता है। एक मोल बराबर इतने मोल होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं। CO2 का अनुभार यानी कि 1 मोल की बात हो रही है। CO2 का पहले अनुभार देखते हैं। तो CO2 का अनुभार कितना निकलेगा, कार्बन होता है, परमाणुभार 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, तो 32। तो 32 और 16 कितने हो गए, 44 हो गए। मतलब यहाँ पर 1 मोल CO2 की बात हो रही है। और मैंने अभी बताया आपको 1 मोल CO2 में कितने अणु पाए जाते हैं, लगभग 6 पॉइंट इंटू 10⁻23 ही पाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 6 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सार्थक अंक पूछा जा रहा है। तो बेटा सार्थक अंक वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि सार्थक अंक पूछे जाते हैं। तो याद रखना जीरो का कोई सार्थक अंक नहीं माना जाता है। जैसे नंबर को आ जाएगा उसके पीछे कितने जीरो वो सब सार्थक बन जाएंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने रहेंगे, इसमें 3 रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या। अब 16 ग्राम की बात की जा रही है, और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में याद रखना ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। लेकिन परमाणु भार होता है 16 होता है उसका परमाणु भार, किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है O2 होता है। तो 16 इंटू 2 हो जाएंगे 32। तो 32 की बात की जा रही है, 32 ग्राम, यानी कि 1 मोल में तो होते हैं 6 पॉइंट, आपको पता ही है, लेकिन उसका हाफ करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। क्यों, क्योंकि 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, मतलब ये वाला होता है आंसर। यदि 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ पर 32 ग्राम निकल के आ रहा है आंसर उसका। 32 ग्राम अणुओं की बात हो रही है। तो 32 ग्राम जो मोल होगा टोटल, वो हाफ मोल होगा। तो हाफ के लिए मोल भी हाफ हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका 3.011 इंटू 10⁻23। शुद्ध जल की मोललता आपको पता ही होगा क्या होता है, 55.6। ये करके आपको बताया था मैंने, ठीक है। और आप भी सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आने वाला है उसको देख ले आप। किस बच्चों अपना अगला जो क्वेश्चन था, कौन सा यौगिक से संयोजक है। तो इसका मैंने आपको राइट आंसर बताया Cl2। कौन सा होता है, Cl2। अगला क्वेश्चन है कौन सा यौगिक विद्युत संयोजक है। तो विद्युत संयोजक में हमेशा याद रखें NaCl, ठीक है, विद्युत संयोजक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अणु के केंद्रीय परमाणु में sp3 संकरण होता है। तो CH4 में होता है sp3 संकरण, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से संकरण को निकाला जाता है, ऑफलाइन क्लास में बताया आपको। फिर भी यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चों को कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट आ रहा है या कौन से टॉपिक में ज़्यादा डाउट आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहाँ पर, संकरण जिसमें अष्टफल की ज्यामिति होती है। तो अष्टफल की ज्यामिति यहाँ पर राइट आंसर है आपका sp3d2। इसमें राइट आंसर मिलेगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका, किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो जल आपको पता ही है, H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसका एग्जांपल आप 1 वर्ड देखो। ये ऐसा नहीं है कि ये सही विकल्प, केवल आपको सही विकल्प टाइप क्वेश्चन, ये एक शब्द वाले क्वेश्चन में खाली स्थान में भी बना के यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये सभी को सोचते हुए करें आप कि हाँ इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको खालिस्तान वाला सही विकल्प वाला तो दे ही दिया है। इसके बाद हम सत्य का जोड़ी का भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, यदि आपको ये पसंद आता तो या उपयोगी लगता तो। अनुचुंबकीय अणु आपका क्या होगा। तो O2 क्या होता है आपका, अनुचुंबकीय अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर H2O जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है। द्विध्रुव यानी कि 2 पोल बनाता है, ठीक है। इसके बाद है, जल का एक अणु अधिकतम हाइड्रोजन बंध रखता है। तो 4 हाइड्रोजन बंध रखता है जल का एक अणु। नाइट्रोजन अणु के बंधन की कोटि, तो याद रखना बेटा, नाइट्रोजन जो अणु होता है उसमें बंधन की कोटि 2 होती है। ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है।
कार्बन की 4 होती है, आपको याद ही होगा, और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो ये कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले वो, ठीक है, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको 3 से 4 टॉपिक बता दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑक्सीजन अणु के बंधन की कोटि देखो यहाँ पे पूछ लिया गया, ये 2, अब आपको पता होगा तो आप कर ही देंगे। वेस्पर थ्योरी जो होती है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो सिजविक व पावेल ने इसको दिया था। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी संरचना होती है रेखीय है? तो याद रखना CO2, ये पूछा जा सकता है, स्टार लगा लें आप इसमें। CO2 की जो संरचना होती है वो रेखीय होती है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोडियम जो आयन होता है Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से, आपको याद रखना है कि जब भी किसी पे चार्ज प्लस आएगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे परमाणु क्रमांक को ही हम प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, तो यहाँ पर उसी को हम इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं जब एक उदासीन होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा Na+ में। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या इसमें क्या आएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्न तत्वों में यहाँ पर दे रखा है तत्व जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपको क्रोमियम आता है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है, एक उपकोष के लिए 1 का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या एक उपकोष के लिए एल का मान है, ठीक है, ये एल लिखा है यहाँ पर, एल का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ सकती है? तो इसमें 10 आ सकती है। एल का मान यदि 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? क्योंकि आपको पता है एस, पी, डी और एफ, ये 4 आपके क्या होते हैं? 4 उपकोष है। तो एस उपकोष में एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है। और डी का यदि हम ग्राफ बना के देखें तो डी में टोटल उपकक्ष कितने आते हैं? 5 आते हैं, और हर एक उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे करके 10 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। याद रखना, यदि एल का मान यहाँ 0 होता है तो इलेक्ट्रॉन का यदि आंसर पूछते हैं आप तो 2 लिखना था आपको। एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए एल का मान 1, डी के लिए एल का मान 2, एफ के लिए एल का मान 3, और एफ होता तो 14 हम लिख देते हैं आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है यहाँ पर, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा, उत्क्रमणीय के लिए साम्य अवस्था के लिए मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? आप बता सकते हैं इसमें, क्या इसमें 0 से कम होगी या 0 से ज्यादा होगी? कितनी हो सकती है? तो इसकी जो आपका जो राइट आंसर आने वाला है, इसका राइट आंसर हमारा रहेगा, जो कि बहुत इजी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 0 के बराबर। क्या आएगा इसमें? 0 के बराबर। देखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है उसमें साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा आपने पढ़ा था, 0 के बराबर होता है। अगला है, प्रक्रम के रुद्रोष्म परिस्थितियों में होने के लिए, प्रक्रम के रुद्रोष्म होने के लिए क्या आता है आंसर राइट? तो इसका रहेगा Q बराबर 0। Q बराबर क्या रहेगा? 0 रहने वाला है। अगला देखो, एक इजी क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इजी है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एंथैल्पी H, P, दाब, आयतन V और आंतरिक ऊर्जा U के बीच जो संबंध होता है वो आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा एंथैल्पी H बराबर U माइनस PV। क्या होता है H बराबर U माइनस PV? ये होता है क्या? ये पढ़ा था क्या आपने? बताइए। या फिर ये आएगा H बराबर U प्लस PV, माइनस वाला आएगा या प्लस वाला आएगा? तो बच्चों जल्दी से, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो जो आपका राइट आंसर है वो आएगा H बराबर U प्लस PV। बहुत सारे बच्चे इसको राइट आंसर मान रहे होंगे, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो एंथैल्पी होती है वो आंतरिक ऊर्जा और वायुमंडलीय कारक दाब आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होती है, पढ़ा था। तो ये ध्यान रखना, आपको डेफिनेशन भी यहाँ से बन जाती है इस एक फॉर्मूले से। अगला है आपका गिब्स ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा का प्रदर्शित करने वाला पद कौन होता है? तो इसका राइट आंसर डेल जी, तो सिंपल सही है। अगला है, एक आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में कौन सा प्रक्रम है? समतापीय प्रसार में। तो इसका राइट आंसर डेल ई बराबर 0, डेल्टा ई बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका डी ब्रोगली समीकरण, क्या पूछा जा रहा है आपसे? डी ब्रोगली समीकरण। देखो बच्चों, ये डी ब्रोगली जो समीकरण है ना, ये आपसे सही विकल्प में भी पूछते हैं और एक शब्द में पूछते हैं। तो इसको राइट आंसर आपको याद रखना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं यहाँ पर, लेमडा बराबर H/mc। याद होगा ना ये तो, ठीक है। क्रोमियम 3+ आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्रोमियम 3+ में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? तो यहाँ पर 3 रहने वाली है।
अगला है समस्थानिकों में संख्या समान होती है, किसकी होती है, जल्दी से बताएं, किसकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन की। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का यहाँ आएगा प्रोटॉन। आपका क्या आएगा, प्रोटॉन। क्लोरीन माइनस में आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, 17। वो माइनस लगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही, तो क्या आंसर आएगा आपका, इसमें 18 आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखो ब्रोमीन दे रखा है में न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, ये ऊपर जो दे रखा है इसका परमाणु भार और ये परमाणु क्रमांक है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 45। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो 80 में से जब 35 को आप माइनस करोगे तो 45 आएगा। मतलब परमाणु भार में से आप परमाणु क्रमांक को या प्रोटॉन को, परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन संख्या होती है, तो उसको जब माइनस करते हैं तो वो न्यूट्रॉन निकलता है। याद रखना एन बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। सिंपल ट्रिक है इसकी याद रखने की। एन मीन्स होता है न्यूट्रॉन, ए मतलब होता है एटॉमिक मास और पी मतलब होता है आपका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, याद है आपको, पता है जल्दी, तो इसका राइट आंसर चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पूछा रहा है आपको लुईस अम्ल का उदाहरण। तो लुईस अम्ल का उदाहरण आपको दिखाई दे रहा होगा BCl3, ये आपको याद रखना है, 2018 में भी आया है। अगला है कौन सी अभिक्रिया दाब परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी, तो दाब लगाएंगे तो कौन प्रभावित नहीं होगा, जिधर दोनों की तरफ मोलों की संख्या बराबर। देखो यहाँ पर N2 और O2, यहाँ पर एक और एक कितने, 2 मोल है, और इधर भी यहाँ भी 2 मोल है, तो ये वाला आपका प्रभावित नहीं होने वाली। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, N2 गैस, O2 गैस और 2NO। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा लवण जल में अम्लीय विलयन देता है, कौन सा देगा, तो तीसरे का आंसर आप बताइए। तीसरे का आंसर आपका राइट जो आंसर है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, एक रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है, जबकि कब होती है रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था में, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। फोर्थ में क्या आएगा, तो अग्र अभिक्रिया का वेग मतलब पश्चात अभिक्रिया का वेग दोनों जब बराबर होंगे तो साम्यावस्था सिंपल सी है, दोनों के वेग बराबर होंगे तो ठीक है। लास्ट अगला क्वेश्चन है केपी केसी में संबंध। केपी केसी में संबंध आपने पढ़ा है, केपी बराबर केसी RT del N, ये याद रखना, वेरी वेरी IMP है ये। इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, उसको भी आपको याद रखना, एक शब्द में भी पूछा जाता है। हाँ ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका SO2 का O2 द्वारा SO3 में ऑक्सीकरण एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, SO3 का निर्माण अधिकतम होगा कब होगा, तो इसका राइट आंसर बच्चे बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ताप घटाया जाए और दाब बढ़ाया जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमने जितने भी IMP क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े हैं, आपका जो पेपर है बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए हमने एक ही वीडियो में, क्योंकि बच्चे कहीं कहीं ढूंढते फिरते हैं अलग अलग बुकों में, तो आपको मैंने जो भी सही विकल्प उपलब्ध कराए एक ही वीडियो में। यदि आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। यदि आपको खाली स्थान सही या जोड़ी या एक शब्द जो भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसको बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। ओके, तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।